Good morning student. Myself Shimla Sharma, TGT Hindi teacher from St. Joseph Public School Tonk. Today's our topic is समास. Previous वीडियो में हमने समास की डेफिनेशन और समस्त पद और समास विग्रह इनके बारे में हमने जाना. समस्त पद क्या होता है, समस्त पद के अंतर्गत पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके. आज का हमारा विषय है समास के भेद. समास के 6 भेद होते हैं. सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा जो भेद है वो है द्वंद्व समास और छठा भेद है बहुव्रीहि समास. बेटा कुछ बुक्स पाठ्य पुस्तकों में या कुछ शिक्षाविदों ने समास के 4 ही भेद माने हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो 2 भेद है, एक तो है द्विगु समास और दूसरा है कर्मधारय समास, इन दोनों समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माना है. तो इस आधार पर कुछ शिक्षाविदों ने समास के 4 भेद माने हैं और कुछ ने इनको अलग करके इसके 6 भेद माने हैं. तो हम इन 6 भेदों को विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अव्ययी भाव समास. अव्ययी, अवयव का मतलब क्या होता है बेटा? अवयव का मतलब होता है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं. ओके, तो अव्ययी भाव समास में क्या प्रधान होता है? देखो, इसका पूर्व पद यानी पहला जो पद होता है वो क्या होगा? अव्यय, और वही प्रधान होता है. अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पहला पद ही प्रधान होता है. दूसरा पद यानी जो उत्तर पद होता है वह एक संज्ञा या विशेषण होता है तथा समस्त पद अव्यय की तरह काम करता है. समस्त पद यानी ये जो मैंने उदाहरण ऑलरेडी लिख रखे हैं, ये है समस्त पद. तो ये समस्त पद किस तरह से काम करेंगे? अव्यय की तरह. तो क्या डेफिनेशन हो गई अव्ययी भाव समास की? कि इसमें पहला पूर्व पद प्रधान होता है और उसके साथ ही साथ जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है? संज्ञा या विशेषण होते हैं और समस्त पद अव्यय की तरह काम करते हैं. इसी के साथ साथ अव्ययी भाव समास में बेटा जो उपसर्ग होते हैं उनका प्रयोग होता है. और एक और चीज है कि शब्दों की जो आवृत्ति होती है, यानी एक शब्द जब बार बार आता है, रिपीट होता है, तो इस प्रकार के शब्द भी अव्ययी भाव के समास के अंतर्गत ही आते हैं. तो ये चीजें अव्ययी भाव समास के लिए महत्वपूर्ण है. कौन कौन सी? एक तो है कि इसका पहला पद अव्यय होता है, वह प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होगा और वह समस्त पद की तरह काम करेगा. एक चीज ये, दूसरी कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है और तीसरी ये कि इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी एक शब्द रिपीट हो जाता है. तो अब हम इनको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं. तो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख रखे हैं. जैसे समस्त पद है आ जन्म. तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया. तो अब हम इसको अलग अलग कर रहे हैं. आ जन्म, तो हम अलग करेंगे तो हम लिखेंगे जन्म भर. ठीक है, आ जन्म. अब इसमें ये जो आ है ये क्या है बेटा? उपसर्ग. ओके, ये है उपसर्ग. ठीक है, इसीलिए जब हम
समास वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले हम शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय आते हैं वो हम सीखते हैं। तो ये आर जो है ये उपसर्ग है। मैंने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत उपसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट देखो, दिनों दिन, तो इसका क्या बन जाएगा विग्रह? दिन ही दिन में। अब ये जो है इसमें क्या हो रहा है? शब्द की आवृत्ति बार बार आ रहा है, एक शब्द रिपीट हो रहा है, दिनों दिन। जो मैंने आपको बोला था अव्ययी भाव समास में शब्द की आवृत्ति भी होती है। ओके, एंड देन नेक्स्ट है निसंदेह। अब इसका विग्रह हम करते हैं तो बनेगा संदेह के बिना। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है बेटा? उपसर्ग। ओके, अब देखो निडर, अगर मैं इसका विग्रह करती हूं तो विग्रह बनेगा डर रहित, यानी जिसको डर नहीं लगता। अब इसमें भी उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है इसमें? नी। ठीक है, अब देखो यथा संभव, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जो संभव हो सके। ठीक है, अब इसमें पहले ये देखो कि ये जो यथा दिया गया है, ये यथा क्या है? ये अव्यय है। यथा क्या है इसमें? अव्यय है। और अब इसी आधार पे हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसा संभव हो। अब सुनो, मैंने आपको अव्ययी भाव की जो परिभाषा बताई थी उसके साथ मैंने आपको तीन चीजें, एक चीज तो ये आपके साथ चल रही है, दो चीजें मैंने बताई थी, तो यहाँ पे आपको वो नजर आ रही होगी, शब्द की आवृत्ति भी हो रही है और उपसर्ग का प्रयोग भी इसके अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सादर। सादर, तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे इसका विग्रह? आदर सहित। ठीक है, नेक्स्ट है बेमतलब, मतलब के बिना। मतलब के, इसमें भी उपसर्ग है। ठीक है ना। अब इधर आओ, यथाशक्ति। अब ये यथा जो है ना ये अव्यय है। अव्यय यानी वो शब्द है जिनमें लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन नहीं हो सकते। अब इनका विग्रह करेंगे यथाशक्ति, तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका बेटा? शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यानी जल्दी। बाकायदा, बा उपसर्ग आ गया तो शब्द का विग्रह हो जाएगा कायदे के अनुसार। भरपूर, अब ये जो भर है ये क्या है? उपसर्ग है। अब इसका बनेगा भरपूर, यानी पूरा भरा हुआ। पूरा भरा हुआ। प्रत्येक क्या बनेगा? एक एक। इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति। रातों रात, रात ही रात में। एंड देन भर पेट, पेट भर के। तो ये क्या है? विग्रह। ठीक है, ये थे समस्त पद और ये है इनका विग्रह।
समस्त पद के अंतर्गत 3 चीजों का हमने ध्यान रखा। कौन कौन सा? इसमें है ना, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसी के साथ साथ शब्द की आवृत्ति हो रही है, और क्या हो रहा है? पूर्व पद अव्यय है। इसी के साथ साथ उत्तर पद जो होता है वो क्या होगा? संज्ञा या विशेषण होगा, और समस्त पद अव्यय की तरह काम करेगा। तो इसकी डेफिनेशन के साथ साथ आपको ये जो होते हैं बेटा कुछ उपसर्ग, ये आपको ध्यान रखने होते हैं। कुछ पर्टिकुलर अव्यय होते हैं, इनका भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने समास के भेदों के बारे में जाना, और इसी के साथ साथ हमने पहला जो भेद है अव्ययी भाव समास, उसके बारे में पढ़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।